हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में। और अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी मीडियम क्लास 12th की क्लास में सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो कल अपलोड हो गई थी। आज सेकंड वीडियो है, आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास के अंदर जैसा मैंने बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं इसके बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, विद्युत रासायनिक सेल के पहले डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, फिर इसका एक उदाहरण होता है डेनियल सेल। उस डेनियल सेल की पूरी मेथड आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। डेनियल सेल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, वो पूरा आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल को ही बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या उसी को बोलते हैं वोल्टी सेल। तो अगर विद्युत रासायनिक सेल आए या गैल्वेनिक सेल आए या फिर वोल्टी सेल आए, तीनों के लिए आपको ये लिखना है, तीनों एक ही नाम है। अब देखो, विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। तो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर ऐसे सेल आते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को क्या में बदलेंगे ये सेल, विद्युत ऊर्जा में। मतलब यहां पर लिखता हूं मैं रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ये सेल क्या में बदल देंगे, विद्युत ऊर्जा में। बताओ, विद्युत रासायनिक सेल का काम क्या होता है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब किसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, जैसे आपने सेल के अंदर घर में सेल देखा होगा जो रिमोट के अंदर डलता है, घर में दीवार घड़ी के अंदर डलता है। उन सेलों में क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि उनके अंदर क्या है, करंट भरा हुआ है, जबकि उसके अंदर कोई करंट भरा हुआ नहीं होता है। उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, उन केमिकल्स मतलब रसायन भरे होते हैं। उन रसायन के बीच अभिक्रिया होती है जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा बनती है जिसको हम रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। वो रासायनिक ऊर्जा बाहर अपने को विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है जिसको हम करंट बोलते हैं। ताई वचन में जो घर में सेल होता है, सेल के अंदर कोई करंट स्टोर नहीं होता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं। उन रसायन के बीच अभिक्रिया होती है जिससे रासायनिक अभिक्रिया बनती है और रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा बनती है। और उस रासायनिक ऊर्जा को हम बाद में कायम लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में यूज में लेते हैं। मतलब इन विद्युत रासायनिक सेलों के अंदर जो छोटा सा सेल है उसके अंदर होता क्या है, अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा कायम बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आई बात समझ में, विद्युत रासायनिक सेल क्या होगा। एक एग्जांपल आपको दे दिया, घर के अंदर जो सेल होता है। और एग्जांपल दूं तो जो वाहनों के अंदर बैटरी होती है, वाहनों के अंदर जैसे कार के अंदर जो बैटरी होती है, ट्रैक्टर के अंदर जो बैटरी होती है, उन सभी बैटरियों के अंदर भी यही होता है। अंदर रासायनिक ऊर्जा बनती है, रासायनिक ऊर्जा बाहर अपने को क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। मतलब अंदर रासायनिक ऊर्जा बनती है, वो बाहर अपने को करंट के रूप में मिलती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। और जो मैं बता रहा हूं, जो कार के अंदर बैटरी होती है, जो गाड़ियों के अंदर बैटरी होती है, जो ट्रैक्टर के अंदर बैटरी होती है, ये सारा विद्युत रासायनिक सेल के अंदर ही आता है। तो मुझे जहां तक लगता है विद्युत रासायनिक सेल की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब देखो, ये तो हो गई विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा। अब अगला इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण होता है, इसका उदाहरण है डेनियल सेल। इसके उदाहरण का नाम क्या है, डेनियल सेल। आज की क्लास में हम पूरा डेनियल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेनियल सेल भी एक टाइप का विद्युत रासायनिक सेल है, देखो उसका उदाहरण ही है। अब उस डेनियल सेल के अंदर क्या क्या होता है, कैसी अभिक्रिया होती है, वो पूरा पढ़ने वाले हैं। मैंने डेनियल सेल का एक डायग्राम, एक चित्र यहां बना दिया है कि डेनियल सेल कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो पूरा यहां बता दिया है। देखो, पहले मैं पूरा चित्र समझाऊंगा, उसके बाद इसकी अभिक्रिया बनाएंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे। पहले चित्र समझना जरूरी है, पहले चित्र समझते हैं। देखो, डेनियल सेल के अंदर दो पात्र होते हैं, पात्र समझते हो ना, एक इधर कोई पात्र लेना है, एक इधर कोई पात्र लेना है, दो बर्तन लेना है। तो इसके अंदर दो पात्र होते हैं। ये पात्र कांच के, दो पात्र ले लिया। दोनों पात्र में एक पात्र के अंदर हम भर देते हैं जिंक सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ZnSO4। तो एक पात्र में क्या ले लिया, ZnSO4 का विलयन। अगले पात्र में क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन।
मतलब CuSO4 का विलयन। दो पात्र ले लिए, एक पात्र में जिंक सल्फेट, एक पात्र में कॉपर सल्फेट। फिर देखो जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर एक छड़ रखते हैं, वो छड़ काय की होती है? जिंक की छड़ होती है। ये किसका काम करती है? इलेक्ट्रोड का काम करती है। अब सर इलेक्ट्रोड क्या है, तो पहले मैं आपको पूरा डायग्राम समझा दूं, फिर इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका क्या काम होता है वो समझते हैं। अब ये क्या रख लो, जिंक की छड़ क्या है? इलेक्ट्रोड है। जिंक सल्फेट के विलयन में हमने किसकी छड़ रख दी है? जिंक की छड़ रख दी है। अगला देखो इधर क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ रख दी? कॉपर की छड़, वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़। देखो ये वाला इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर आवेश कौन सा होता है? माइनस। अबे माइनस आवेश क्यों आता है, ये भी मैं पूरी अभिक्रिया बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर माइनस क्यों लगा है। और हमेशा ये याद रखना है, विद्युत रासायनिक सेल में जो भी माइनस वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। जो प्लस वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। माइनस वाला क्या होता है? एनोड। प्लस वाला क्या होता है? कैथोड। ये हो गया क्लियर। जिंक की जो छड़ होती है वो एनोड का काम करती है, कॉपर की जो छड़ होती है वो किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। हमने ये जो बनाया, ये तार बनाया ना, ये तार है, एक तार जो होता है ना, हमने यहाँ पर क्या है? एक तार द्वारा दोनों को कैसे जोड़ दिया है? वोल्टमीटर से जोड़ दिया। अब सर ये वोल्टमीटर का काम क्या होता है? तो वोल्टमीटर ही बताता है कि हमारा यहाँ पर करंट बना है कि नहीं, कितना करंट बना है, करंट बना है कि नहीं, वो पूरा कौन बताएगा? वोल्टमीटर बताएगा। कि यहाँ से इन दोनों में जो हमने अभिक्रिया बनाई है, जो हमने एक सेल लिखा है, तो इस सेल से कितना करंट मिला है। अब देखो पूरी अभिक्रिया बताता हूं आपको होता क्या है। ये पहले क्या, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? तो देखो किसी भी सेल ले लो, बैटरी ले लो, उन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्लस वाला होता है, देख क्या होता है? माइनस वाला होता है। आपको भी पता होगा, सेल के अंदर एक प्लस होता है, देख क्या होता है? माइनस होता है। बैटरी के अंदर भी एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। हमारे घर के अंदर भी जो करंट आता है उसके अंदर भी प्लस होता है, देख क्या होता है? माइनस होता है। तो ये भी तो सेल है, इससे भी करंट ही मिल रहा है। करंट मिल रहा है तो इसके अंदर भी एक प्लस रहेगा और एक क्या रहेगा? माइनस रहेगा। आपने जो छोटा सा सेल देखा होगा जो घड़ी के अंदर यूज होता है, उसके अंदर भी एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ क्या होता है? माइनस होता है। जिस तरफ से जो उठा हुआ भाग होता है वो होता है प्लस, वो जो प्लेन भाग होता है वो होता है माइनस। इस चैप्टर के अंदर जो छोटा सा जो सेल होता है उसको बोलते हैं शुष्क सेल। उस सेल के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, कैसे अभिक्रिया होती है, वो पूरा पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। अभी देखो, अभी इसको समझना है। अभी इसके अंदर क्या लिया हमने? एक विलयन लिया है। वो किसका विलयन है? जिंक सल्फेट का विलयन है। हमेशा ध्यान रखना, जिसका भी आप विलयन बनाओगे, विलयन बनाने पर जो यौगिक होता है वो अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में कैसे टूटता है? तो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट से बन जाता है ZnSO4 है, ZnSO4 से बन जाता है Zn2 प्लस, प्लस बन जाता है SO4 2-। मतलब यहां पर विलयन के अंदर क्या रहेगा बताओ? Zn2 प्लस रहेगा, एक और क्या रहेगा? SO4 2- रहेगा। ये मैंने अभी विलयन के अंदर नहीं बताया, चित्र बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने अलग से बता दिया है। आपको ध्यान रखना, ये कहां रहेगा? इस विलयन के अंदर रहेगा। यह समझ में। इधर हमने क्या लिया? CuSO4। बताओ CuSO4 से क्या बनता होगा? देखो CuSO4 से बनता है Cu2 प्लस, प्लस क्या बनता है? SO4 2-। एक बन जाएगा Cu2 प्लस, तो एक क्या बन जाएगा? SO4 2-। तो इस विलयन के अंदर क्या रहेगा? Cu2 प्लस रहेगा, एक और क्या रहेगा? SO4 2- रहेगा। इस विलयन के अंदर क्या रहेगा? Zn2 प्लस रहेगा, एक और क्या रहेगा? SO4 2- रहेगा। अब देखो हमने यहां पर एक छड़ काय के लिए जिंक के लिए, एक छड़ काय के लिए कॉपर के लिए, दोनों इलेक्ट्रोड है। एक ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? माइनस वाला। ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? प्लस वाला। अब मैंने जो आपको लास्ट क्लास थी उसके अंदर ऑक्सीकरण अपचयन बताया था, तो यहाँ पर जो सेल होता है, सेल के अंदर भी ऑक्सीकरण और अपचयन वाली अभिक्रिया होती है। इस पार्ट के अंदर लगभग अपने को 5 या 6 सेल पढ़ना है। उन 6 ही सेलों के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन वाली अभिक्रिया बनाना है। तो अगर आपको ऑक्सीकरण अपचयन नहीं पता है तो पहले ऑक्सीकरण अपचयन पता होना चाहिए। और ये कहां से पता चलेगा? तो मैंने इस वीडियो पे पहले कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर ऑक्सीकरण, अपचयन और एक और रेडॉक्स अभिक्रिया, तीनों के बारे में पूरा डिटेल के अंदर बताया है। तो पहले अगर आप ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पहले वो वीडियो देखना जरूरी है। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो वो पूरा बेसिक है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे पूरा चैप्टर समझने में दिक्कत आएगी। बाकी ऑक्सीकरण के बारे में थोड़ा बहुत तो मैं इस क्लास के अंदर बताऊंगा, अपचयन के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो पहले इसके पहले वाले वीडियो भी देखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर बढ़ते हैं। ये जो एनोड है, एनोड पर हमेशा विद्युत रासायनिक सेल के अंदर अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। बताओ विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया रहेगी? ऑक्सीकरण। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? इधर ऑक्सीकरण हो गया तो उधर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। इधर ऑक्सीकरण हो गया, इधर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो देखो यहां पर हमने जिंक की छड़ ली है, जिंक की छड़ का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अब ये कैसे होगा ये आगे देखो। देखो सबसे पहले अगर कोई सा भी आप सेल बनाते हो,
सेल के अंदर मेन तीन चीजें होती है। ये तीनों सारे सेल के अंदर एक ही स्टेप से बताऊंगा। अगर आपने एक तरीका मेरा सीख लिया तो सारे सेल बन जाएंगे। देखो, और अलग से कोई थ्योरी भी लिखने की जरूरत नहीं, तो इतना आपको अभिक्रिया वगैरह यहाँ पर पूरा लिखवा दूंगा, उतना सटीक लिखेंगे कि थ्योरी की भी जरूरत नहीं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक होता है एनोड। हर सेल के अंदर एक क्या होता है, एनोड होता है। एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, माइनस। ये विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहा हूं। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। एक और होता है कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सा आवेश रहेगा, प्लस आवेश रहेगा। एनोड के ऊपर माइनस तो कैथोड के ऊपर क्या रहेगा, प्लस। तो ये एनोड हो गया, एनोड के ऊपर कौन सा आवेश हो गया, माइनस। कैथोड के ऊपर कौन सा आवेश हो गया, प्लस। अब देखो यहां पर एनोड कौन सा है, तो यहां पर एनोड रहेगा जिंक की छड़। क्या रख दिया मैंने, जिंक की छड़। एनोड क्या रख दिया हमने, जिंक की छड़। कैथोड क्या रख दिया, कॉपर की छड़। कैथोड क्या रख दिया हमने, कॉपर की छड़। एनोड बता दिया आपको, कैथोड बता दिया। एनोड क्या है यहाँ पर, ये जिंक की छड़ है। कैथोड क्या है यहाँ पर, ये कॉपर की छड़ है। अब देखो अगला एक और होता है, थर्ड वाला, विद्युत अपघट्य। अगला वाला क्या है, विद्युत अपघट्य। अब सर ये विद्युत अपघट्य क्या है, तो ये पूरा हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। विद्युत अपघट्य जो होता है ये अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, वो पूरा अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक और विद्युत अनपघट्य, वो भी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एक और रहेगा चालक, अचालक, अर्धचालक, ये भी अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर अभी आपको सिंपल ध्यान रख लेना है, विद्युत अपघट्य क्या रहेगा, तो विद्युत अपघट्य रहेगा ZnSO4 का विलयन, और एक और क्या रहेगा, CuSO4 का विलयन। यह सिंपल ध्यान रख लो। एक सेल होता है, सेल के अंदर जिसका भी विलयन दिया रहेगा वो क्या कहलाएगा, वहां पर विद्युत अपघट्य हो जाएगा। अभी एक सिंपल डेफिनेशन याद रख सकते हो। देखो विद्युत अपघट्य कौन हो जाएगा यहाँ पर, ZnSO4 व CuSO4। कौन कौन विद्युत अपघट्य हो गया बताओ, ZnSO4 और एक और CuSO4, दोनों क्या होगा यहाँ पर, विद्युत अपघट्य होगा। एक सेल के अंदर यही तीन चीजें होती है मेन, एनोड होता है, कैथोड होता है, और एक और क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। इन्हीं से सारी अभिक्रिया बन जाती है। अब देखो अभिक्रिया क्या क्या होगी, सबसे पहले अभिक्रिया होगी एनोड पर। पहली अभिक्रिया बनाते हैं एनोड पर। सबसे पहले अभिक्रिया किसके ऊपर हो जाएगी, एनोड पर। इसको डायरेक्ट ऐसा एक स्टार बना के लिख लो, एनोड पर। अब देखो एनोड पर कैसी अभिक्रिया होगी, देखो एनोड पर हमेशा याद रखना, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है। एनोड का कौन सा है यहाँ पर, जिंक है, जिंक का ऑक्सीकरण करवा दो। जिंक ले लिया मैंने, ये रहा Zn। Zn का ऑक्सीकरण बताओ, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बता दिया है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो यहाँ पर जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो क्या बनेगा, Zn2 प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बताओ अभिक्रिया कौन सी हो गई है, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण वाली। ठीक है, ये अभी कैसे हुआ इसके अंदर पूरा बताएंगे ना। पहले यहाँ पर अभिक्रिया लिख लेंगे, अभिक्रिया लिखने के बाद यहाँ पर कैसे इसके अंदर अभिक्रिया हुई है, कैसे करंट प्रवाहित हुआ है, वो पूरा देखेंगे। अभी देखो अभिक्रिया एनोड पर हो गई अभिक्रिया, अगली वाली कैथोड पर। अगली वाली अभिक्रिया है कैथोड पर। अब देखो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, देखो यहां पर हमने क्या लिया, एनोड पे ले लिया ये जिंक। अब कैथोड क्या है, कॉपर है। लेकिन कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन वाली। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो यहां पर ये होता है, जैसे अब इसको समझ लो, यहां से ये हमने क्या लिया, जिंक लिया है, जिंक की छड़ है पूरी। जिंक का क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीकरण हुआ, क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकल जाएंगे। इधर कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कौन जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन। कहां जाएंगे, इधर जाएंगे कैथोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन देखो एनोड से निकल कर कहां जा रहे हैं, कैथोड के ऊपर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब कैथोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहां से निकलकर वो वोल्टमीटर में से होकर कहां जाएंगे, कैथोड के ऊपर। कैथोड उसको ग्रहण कर लेगा। अब कैथोड क्या दिया, यहां पर कॉपर दिया है। अब कॉपर है, कॉपर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है। यहां पर देखो विलयन के अंदर क्या दिया है, Cu2 प्लस दिया है। Cu2 प्लस विलयन के अंदर है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश, ऋण आवेश। तो उस ऋण आवेश को कौन ग्रहण करेगा, धनावेश वाला। तो यहां पर ये जो कॉपर है, कॉपर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है। यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, विलयन के अंदर से कौन आता है, Cu2 प्लस आता है। तो ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर बताओ कैथोड पर अभिक्रिया करने के लिए कौन आएगा, Cu2 प्लस।
Cu2 प्लस क्या करेगा, जो एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। आई बात समझ में, क्या होगा, ये वाली अभिक्रिया कौन सी बन जाएगी, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये अपचयन वाली। तो मुझे लगता है ऑक्सीकरण और अपचयन वाली अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। एनोड पर अभिक्रिया और कैथोड पर अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब देखो मेन अभिक्रिया अब आएगी। मेन अभिक्रिया हो जाएगी सबसे लास्ट, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया, या इसको बोल सकते हैं कुल अभिक्रिया। अब इसको पूर्ण सेल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया क्यों बोला, क्योंकि देखो हमने अभी क्या है, इसके वाली अभिक्रिया लिख दी, एनोड पर अभिक्रिया लिख दी, ये वाली मतलब इधर वाली अभिक्रिया लिख दी, फिर कैथोड पर अभिक्रिया लिखी मतलब ये वाली अभिक्रिया लिख दी। अभी दोनों को अलग अलग लिखा है। अब पूर्ण सेल का मतलब दोनों मिलेंगे तो जब तब जाकर क्या बनेगा, सेल बनेगा। जब प्लस और माइनस मिलेगा तब जाकर क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो अब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया बन जाएगी। अब दोनों को मिलाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर अभिक्रिया के अंदर सिंपल कुछ नहीं करना है। ये इधर एनोड पर हमने अभिक्रिया बनाई तो जिंक से Zn2 प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। कैथोड पर Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया, Cu बन गया। अब दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाने का मतलब ये है कि एरो से इधर वाले को जोड़ देना है दोनों रिएक्शन के अंदर, और एरो से इधर वाले को अलग जोड़ देना है। देखो जोड़ो क्या बनता है, इधर क्या दिया है, Zn दिया है, और Zn के बाद कोई दिया है क्या, तो नहीं दिया है, तो नीचे वाला ले लो। दोनों को जोड़ना है। प्लस कैसे करते हैं, इसको और इसको दोनों को प्लस कर दो, बराबर से इधर दोनों को प्लस कर दो। इधर इसको प्लस किया, प्लस क्या जाएगा, Cu2 प्लस, प्लस क्या जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn प्लस Cu2 प्लस प्लस क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। और कुछ बचा है क्या, इधर नहीं बचा है। अब आगे देखो, आगे एरो बना दिया। अब इसके आगे क्या बनेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और एक और क्या आ जाएगा, Cu आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या आ गया, Cu आ गया। यह है ना, समझ में क्या किया है। देखो अगर दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का मतलब ये है कि जो तीर बना है, तीर से उधर वाला अलग जोड़ दो, तीर से इधर वाला अलग जोड़ दो। तीर से उधर वाले को हमने जोड़ा, क्या बना, Zn Cu2 प्लस और एक और क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन। Zn Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तीर से इधर वाले को जोड़ा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या आ गया, Cu। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या आ गया, Cu। आई बात समझ में। तो हमने इधर वाले को अलग जोड़ दिया, इधर वाले को अलग जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो कौन सी अभिक्रिया बन गई है, पूर्ण सेल अभिक्रिया। लेकिन ये अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि देखो यहां पर जो भी अगर कट सकता है, जो भी घट सकता है उसको घटा देना है। देखो क्या कट सकता है, इधर देखो Zn दिया है और कहीं पर Zn दिया है क्या, तो नहीं दिया है। ये Zn2 प्लस लगा है, Zn अलग होता है, Zn2 प्लस अलग होता है। अगला क्या दिया है, Cu2 प्लस। बताओ कहीं पर Cu2 प्लस दिया है क्या, नहीं दिया है। ये Cu दिया है, Cu2 प्लस अलग होता है, Cu अलग होता है। अगला 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, देखो इधर भी क्या दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। बराबर से इधर, एरो का क्या मतलब है, बराबर है, बराबर से इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बराबर से इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिए। जब बराबर से इधर 2 हो, बराबर से इधर 2 हो, इधर वाले 2 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस वाला तो उधर जाएगा, काय का बन जाएगा, माइनस का। मतलब प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, अगला क्या हो गए, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट जाएंगे मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दोनों को हटा दो। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन हट गया, ये डायरेक्ट इतना बड़ा एरो बन गया, यहां से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। तो क्या बच जाएगा, केवल Zn2 प्लस प्लस क्या बच जाएगा, Cu। यही अपनी पूर्ण सेल अभिक्रिया है, यही क्या हो जाएगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया। यहाँ बीच में क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस। ताई बात समझ में, यहाँ पर ये मैंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से क्यों काटा है, क्योंकि दोनों बराबर में है। बराबर से उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर प्लस का है, उधर भी प्लस का है। प्लस वाला उधर से इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब +2 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब 0 को लिखने से तो कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने 0 को नहीं लिखा है, डायरेक्ट दोनों को घटा दिया और पूर्ण सेल अभिक्रिया बना दी। Zn प्लस Cu2 प्लस क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस प्लस Cu। मतलब इस सेल के अंदर होगा क्या, Zn से क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस, Cu2 प्लस से क्या बन जाएगा, Cu। अब देखते हैं कैसे बनता है। अब आ जाओ डायग्राम के अंदर। देखो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है एनोड के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। एनोड किसका दिया है, जिंक का दिया है। जिंक का ऑक्सीकरण होगा, जिंक का ऑक्सीकरण होने पर क्या होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इधर, इधर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए उधर। अगला Zn2 प्लस कहां जाएगा, तो Zn2 प्लस कहां चला जाएगा, विलियन के अंदर। Zn2 प्लस कहां जाएगा, यहां पर विलियन के अंदर। तो विलियन के अंदर क्या जाएगा, Zn2 प्लस। क्या Zn2 प्लस एक ही बार आएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो अगर अपने को सेल को लगातार चलाना है
लगातार चलाना है तो लगातार इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लगातार इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो लगातार क्या आएगा यहाँ पर Zn2+ आएगा, मतलब विलयन के अंदर क्या आ जाएगा, बहुत सारा Zn2+ आ जाएगा। चलो अभी आ गया, छोड़ दो इसको, आगे जाओ। आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ग्रहण हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर देखो विलयन के अंदर से क्या आ रहा है, Cu2+ आ रहा है। अब Cu2+ आएगा, मैंने एक CuSO4 लिखा है। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर ऐसा तो नहीं केवल एक CuSO4 है, बहुत सारे होते हैं, लाखों अणु होते हैं, लाखों अणु है, उसमें से मैंने एक को बना दिया है, क्योंकि लाखों को तो बना नहीं सकते, यहाँ पर एक को बना के बता दिया आपको। तो यहां से Cu2+ कहां जाएगा, इस छड़ के ऊपर, ऊपर से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो Cu2+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। अब ये देखो प्लस लगा है, मतलब क्या है, ये एक्वस है, मतलब जल ही होता है, जल के अंदर होता है या विलयन के अंदर होता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। लेकिन अगर आवेश नहीं है मतलब वो क्या बन गया, ठोस बन गया। तो कॉपर क्या बन गया, यहाँ पर ठोस बन गया, ठोस बन गया तो ठोस वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इस छड़ के ऊपर चिपक जाएंगे। ठोस वाले क्या हो जाएंगे, सारे जितने भी कॉपर बनेंगे वो सारे कहां चिपक जाएंगे, छड़ के ऊपर। अब देखो यहाँ से Cu2+ तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, बचाओ SO4 ये कहां पर बचेगा, इस विलयन के अंदर। तो विलयन के अंदर क्या बच गया, केवल SO4 बच गया है। इधर विलयन के अंदर क्या बचा, Zn2+ बचा है। अब देखो जैसे ही अभिक्रिया चलेगी, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, Zn2+ आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, SO4 बन जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से Cu2+ जाता जाएगा SO4 बढ़ते जाएंगे। तो Cu2+ जाता गया जाता गया जाता गया, SO4 क्या हो गए, बढ़ते गए। तो इधर क्या हो गया, बहुत सारा प्लस हो गया, इधर क्या हो गया, बहुत सारा माइनस हो गया। अब ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस हो जाएगा तो अभिक्रिया रुक जाएगी, सेल रुक जाएगा। अब क्यों रुकेगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे प्लस हो गए, अब ये प्लस है, फिर अगला यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। अब यहाँ से अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, Zn2+ कहां आ रहा है, विलयन के अंदर आ रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हमारे विलयन के अंदर बहुत सारे क्या हो गए, धनायन हो गए। उधर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणायन होता है। तो ये धनायन क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को उधर जाने से रोक देगा, वो इधर ही खींच लेगा। अभी इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या, तो नहीं करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, अपचयन नहीं होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, ऑक्सीकरण नहीं होगी। मतलब यदि यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो इसके अंदर ऑक्सीकरण नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं होंगे तो यहाँ पर अपचयन नहीं होगा। और अगर ऑक्सीकरण अपचयन नहीं हुआ तो सेल चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक सेल को चलने के लिए अभिक्रिया तो होना चाहिए। अगर अभिक्रिया बंद हो गई सेल बंद हो जाएगा, तो इससे तो अपना सेल बंद हो जाएगा। अपने को बंद नहीं करना है, इसको बंद नहीं करना है, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, बीच में एक लवण सेतु लगा दिया। अब सर ये लवण सेतु क्या है, देखो इस लवण सेतु के अंदर एक लवण भरा होता है, एक लवण होता है KCl। कौन सा लवण रहेगा इसके अंदर, KCl रहेगा। लवण सेतु क्या होती है, यू आकार की नली होती है, देखो उल्टा यू बना दिया है। इसमें यहाँ पर नीचे थोड़ा सा रुई लगी होती है, ठीक है, नीचे रुई लगी होती है, अंदर एक पेस्ट भरा होता है, ठीक है। अगला हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक और KCl ले लिया। लवण सेतु के अंदर क्या लिया, KCl लिया। अब लवण सेतु से क्या होगा, इधर तो बहुत सारा धनायन हो गया, इधर बहुत सारा ऋणायन हो गया। लवण सेतु लगा भी दिया आपने, तो लवण सेतु के लगाने पर क्या होगा, तो लवण सेतु के लगाने पर ये होगा कि ये जितना भी इधर धनायन बना है, जितना भी इधर ऋणायन बना है, दोनों को खत्म कर देगा। अब कैसे खत्म करेगा, तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, KCl लिया। इस KCl से बनता है K+ और एक और बन जाता है Cl-। एक तो क्या बन गया, K+ बन गया, एक और क्या बन गया, Cl- बन गया। अभी जो प्लस वाला है ये इस नली के अंदर है, इधर नीचे बनाया, नली के अंदर तो लिख नहीं सकता, तो इसलिए नीचे लिखा है। ये K+ कहां पर है, इस नली के अंदर है। Cl- भी कहां पर है, नली के अंदर है। तो जो प्लस वाला है, ये प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस वाले के पास। मतलब जो K+ है वो K+ कहां जाएगा, SO4 के पास। अब यहाँ पर 2- है तो यहाँ पर भी अपने को 2+ चाहिए, तो हम K कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे है ना, एक नहीं दिया, बहुत सारे अणु दिए, जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। 2 K+ ले लिए और SO4 ले लिया, दोनों जुड़ेंगे तो बन जाएगा K2SO4। दोनों जुड़ेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, K2SO4। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे माइनस थे, माइनस को खत्म करने के इधर से क्या आ रहे हैं, K+ आ रहे हैं। इस नली के अंदर से क्या आ रहा है, K+ आ रहा है। कहां जा रहा है, इस विलयन के अंदर जा रहा है। इस विलयन के अंदर K+ जाएगा, वो K+ SO4 की तरफ अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, K2SO4। अब देखो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिया है, आवेश नहीं दिया है मतलब ये वाला ठोस रहेगा और वो ठोस यहाँ पर नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो जैसे जैसे अभिक्रिया होगी यहाँ पर SO4 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। SO4 खत्म हो गया और सारा क्या बन गया, यहाँ पर K2SO4 बन गया। तो अपना जो माइनस की झंझट थी वो खत्म हो गई है। अब इधर प्लस वाली बची है अभी, तो अपने पास Cl- भी बचा है।
के प्लस तो खत्म हो गया, के प्लस ने भी अभिक्रिया कर ली, तो अगला और क्या बचा है, Cl माइनस बचा है। अब Cl माइनस किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, Zn2 प्लस के साथ, वो भी बताता हूं। देखो Zn2 प्लस इसके साथ अभिक्रिया कौन करेगा, 2Cl माइनस। अब सर 2Cl माइनस क्यों लिख दिए, क्योंकि 2 प्लस है तो माइनस भी कितना चाहिए, 2 माइनस चाहिए। बराबर करने के लिए मैंने कितने माइनस लिख दिए, 2Cl माइनस। और देखो Zn2 प्लस और 2Cl माइनस दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnCl। क्या बन जाएगा, ZnCl। अब देखो ZnCl2 के ऊपर कोई प्लस माइनस है क्या, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे Zn2 प्लस खत्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म। ये खत्म हो गया, बताओ क्या बनेगा इसकी जगह, ZnCl2, तो ZnCl2 यहाँ नीचे आकर बैठ जाएगा, ZnCl2 कहां बैठ जाएगा, ऐसे नीचे आकर बैठ जाएगा। आई बात समझ में। अगला इधर भी ऐसा ही होगा, SO4 2 माइनस खत्म हो जाएगा, SO4 2 माइनस की जगह कौन आकर बैठ जाएगा नीचे, K2SO4। यहाँ पर नीचे आकर कौन बैठ जाएगा, K2SO4। सही बात समझ में। अब बताओ वापस अभिक्रिया चलेगी कि नहीं चलेगी, चल जाएगी। वापस यहां से इधर कौन आएगा, Zn2 प्लस आएगा, यहां से कौन आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, ZnCl2। यहाँ पर क्या बचेगा, SO4 2 माइनस, वो SO4 2 माइनस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, K प्लस के साथ, और क्या बना लेगा, K2SO4। तो यहां पर भी कोई ऋणावेश नहीं रहेगा, यहां पर भी कोई धनावेश नहीं रहेगा, तो अभिक्रिया चलती रहेगी। अब क्या हमने लवण सेतु लगा दिया तो सेल लाइफ टाइम चलता रहेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, है ना। एक समय के बाद ऐसा होगा कि जो जिंक की छड़ है वो धीरे धीरे पतली हो जाएगी। अब सर ये पतली क्यों होगी, क्योंकि देखो यहां से क्या हो रहा है, जिंक के अंदर से क्या जा रहा है, यहां से ये जो हमने जिंक की छड़ ली है, जिंक की छड़ के अंदर से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब जिंक की छड़ के अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसी के अंदर से कुछ जा रहा है, उसके अंदर खत्म तो होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो धीरे धीरे जिंक की छड़ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई जिंक की छड़ खत्म हो जाएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे तो अभिक्रिया बंद हो जाएगी। सही बात समझ में, ये सेल लाइफ टाइम नहीं चलेगा, एक समय के बाद ये जिंक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो ये जो सेल है ये भी चलना बंद हो जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा, इधर उसके ऊपर बहुत सारा कॉपर चिपक जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारा कॉपर चिपकेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे हैं तो उधर चिपकेगा ही नहीं। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे तो अभिक्रिया पूरी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। में पूरी अभिक्रिया कैसे होती है, ये इतना सारा आपको कोई कहीं पर भी नहीं लिखना है, केवल ये है कि आपने सेल पढ़ा है जिसके बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। बाकी आपको लिखना है तो ये इतना ही है, याद तो इतना ही करना है, ये याद करना है, ये थोड़ा सा चित्र याद करना है। अब देखो जो आपको चित्र एग्जाम के अंदर बना सकते हो वो वाला लिखते रहो। यहाँ पर क्या है, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा जो जितनी भी चीजें लिखी थी ये पूरी आपको समझाने के लिए थी, ठीक है, ये हटा देते हैं। अब देखो आज में पूरा डेनियल सेल क्या होता है, कैसे बनता है। डेनियल सेल में एनोड किसका होता है, जिंक का, कैथोड किसका होता है, कॉपर का, विद्युत अपघट्य क्या होता है, ZnSO4 और एक और CuSO4। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। अब देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये सारी अभिक्रिया याद रखने की ट्रिक है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन होती है। कैसे होती है याद करने की ट्रिक है, कैसे होगी अभिक्रिया, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, कैसे होगा, कैथोड पर अपचयन कैसे होगा, या सभी अभिक्रियाओं के लिए हम कैसे याद रखें, उसको बनाने की एक ट्रिक है। देखो ट्रिक कहां लिखता हूं, इधर नीचे लिखता हूं, ट्रिक यहां लिखता हूं, देखो ट्रिक, ट्रिक है इन सभी को याद रखने की, LOAN। क्या ट्रिक है, LOAN। देखो इसका मतलब क्या रहेगा, L का मतलब होता है लेफ्ट, क्या मतलब होता है, लेफ्ट, लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बायां। O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, O का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। फिर अगला देखो, अगला रहेगा यहां पर A का मतलब होता है एनोड, A का मतलब है एनोड, एनोड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनोड ही बोलते हैं। अगला N का मतलब रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। क्या आ जाएगा, नेगेटिव के लिए ऋणात्मक आ जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा है, लोन। देखो ये पूरी ट्रिक है, जितने भी आपके सेल है उन सारे सेल के अंदर रिएक्शन याद करने की ट्रिक है। कैसे रिएक्शन याद रखोगे कि उनके अंदर एनोड कौन रहेगा, कैथोड कौन रहेगा, एनोड के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होगी, पूरा याद रखने की ट्रिक है। देखो क्या लिखा है मैंने, LOAN, लोन, डायरेक्ट लोन याद रखो, ये लोन लेना नहीं है, यहां से लोन याद रखना है। क्या है लोन, L का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट, O का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, A का मतलब क्या हो जाएगा, एनोड, N का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, देखो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन का मतलब जो सेल है,
सेल के अंदर जो भी ये लेफ्ट साइड वाला रहेगा, इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, ऑक्सीकरण। हम देख रहे थे हमारा क्या लेफ्ट साइड वाला, ये वाला क्या राइट है। अब ऐसा नहीं सर आप ये खड़े इधर वाला क्या राइट है, इधर वाला लेफ्ट है, ये नहीं करना है ना। अपने को क्या करना है, यहाँ पर इसको सामने से, आप सामने से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, तो ये वाला आपको क्या दिख रहा है, राइट लेफ्ट में, ये वाला क्या दिख रहा है, राइट में। तो जो लेफ्ट वाला रहेगा, लेफ्ट वाले पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा। और लेफ्ट वाला हमेशा क्या रहेगा, एनोड रहेगा। ये पूरा किसके लिए बताया, लेफ्ट के लिए बताया, बाएं के लिए बताया। लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाले के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण, वो एनोड रहेगा और वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो पहले ऊपर वाला मत देखो, पहले डायरेक्ट नीचे आ जाओ। लेफ्ट वाला क्या रहेगा, ऋणात्मक। देखो मैंने लेफ्ट वाले को क्या बना दिया, ऋणात्मक। लेफ्ट वाला क्या रहेगा, लास्ट सेकंड देखो, लेफ्ट वाला क्या रहेगा, एनोड। देखो मैंने लेफ्ट वाले को क्या बना दिया, एनोड। लेफ्ट वाले पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। तो देखो मैंने एनोड पर कौन सी अभिक्रिया लिख दी, ऑक्सीकरण। तो ऐसा ही सारे सेलों के अंदर होगा। सारे सेलों के अंदर लेफ्ट वाला क्या रहेगा, एनोड। एनोड के अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। और एनोड के ऊपर आवेश कौन सा रहेगा, माइनस। तो इससे आप दो चीजें याद रख सकते हो। एक तो क्या रहेगा, एनोड के ऊपर कौन सा आवेश रहेगा, माइनस। तो बताओ कैथोड के ऊपर कौन सा आवेश रहेगा, प्लस। एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, तो बताओ कैथोड के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होगी, अब से सिंपल है। तो इस ये ट्रिक से आप पूरा सभी के अंदर याद रख सकते हो। अगर ट्रिक से याद रखना हो तो ट्रिक से याद रखना है। मैं जहां तक बोलता हूं वहां तक ट्रिक से याद रखो, क्योंकि सारे बहुत सारे 4, 5, 6 सेल है, उन सारे सेलों को अलग अलग याद रखना मुश्किल हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा आपने इधर उधर कर दिया, एनोड को प्लस बना दिया, कैथोड को माइनस बना दिया, तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक से एक ट्रिक याद रख लो, कभी भी डाउट बने उस ट्रिक से पूरा क्लियर हो जाता है। तो लेफ्ट वाला क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट वाले पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। लेफ्ट वाला क्या रहेगा, एनोड। लेफ्ट वाले पर आवेश कौन सा होगा, माइनस। लेफ्ट वाला ऋणात्मक, लेफ्ट वाले पर एनोड, लेफ्ट वाले पर ऑक्सीकरण। आया समझ में पूरा डेनियल सेल क्या होता है। अब मुझे जहां तक लगता है पूरा डेनियल सेल आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर पूरा डेनियल सेल समझ में आ गया है तो इस जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसके पूरे नोट्स भी बना लेना है। अगर आपके पास पहले से नोट्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये पूरे एनसीईआरटी वाले नोट्स है, जो जैसा एनसीईआरटी के अंदर दिया है वैसा ही यहाँ पर लिखा है। अगर आपके पास अगर आपको इसके अंदर थ्योरी लिखना हो तो देखो थ्योरी बना सकते हैं। बाकी अगर इतना सारा लिखोगे तो थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं। जितना मैंने लिखवाया अगर इतना ही आपने पूरा लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, किसी सेल को लिखने में पहले ये लिखना है, ऊपर वाला सेल के बारे में लिखना है कि एनोड ये है, कैथोड ये है, विद्युत अपघट्य ये है। उसके बाद सेल का डायग्राम बनाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसकी अभिक्रिया लिखना है। आई बात समझ में, ठीक। तो ये पूरा तीनों लिखना है। अगर आपको थ्योरी लिखना हो, देखो थ्योरी बता देता हूं। थ्योरी कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ पर बताया था। यहाँ पर एक जिंक का पात्र, एक यहाँ पर क्या लेते हैं, 2 पात्र लेते हैं। एक में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, एक में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ रखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ रखते हैं। जिंक की छड़ एनोड का काम करती है, कॉपर की छड़ कैथोड का काम करती है। दोनों छड़ों को एक वोल्टमीटर द्वारा जोड़ देते हैं। दोनों विलयनों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं। ये हो गया, ये थ्योरी थी इसकी। तो देखो यही तो मैंने अभी तक बताया था आपको। अब यहाँ पर थ्योरी लिखने की तो जरूरत नहीं है, इतना तो आपको समझा दिया कि इसकी थ्योरी तो बना सकते हो, है ना। तो मुझे जहां तक लगता है आपको पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, पूरा डेनियल सेल समझ में आ गया होगा। और अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघट्य के बारे में। तो ऐसे ही अगर आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है, रेगुलर पढ़ के अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है, तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना है। और कोई भी आपके दोस्त वगैरह हो जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता हो, उनको भी जरूर बताना है, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड होगी। अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, अभी पहले मैंने डायरेक्ट सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग किया है। अभी हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी चल रही है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। इसमें अपना सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह इंग्लिश मीडियम में हो तो उनको बता सकते हो। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला हो तो आप वही से, यही वीडियो है, ये हिंदी मीडियम की क्लास है। अगर हिंदी मीडियम वाला हो तो उसको इस क्लास के बारे में सजेस्ट कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वालों को बता सकते हो। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके भी रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही आपको केमिस्ट्री पूरी ट्रिक के साथ पढ़ना है, क्योंकि आगे आपके जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर, ये जो आपका चैनल है, इस चैनल के ऊपर रेगुलर जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस की एक एक ट्रिक अपलोड होना चालू हो गई है। जितनी भी आपकी रिएक्शंस है, सारी रिएक्शंस की ट्रिक है हमारे पास, और उन सारी रिएक्शन को ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे आपको। और वो सारी ट्रिक रेगुलर एक एक ट्रिक अपलोड होना लग गई है। तो अगर आपको ट्रिक से रिएक्शन भी याद करना है तो वो भी याद रख सकते हो, और अगर ये सारे क्वेश्चन बनाना है, डिटेल में पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।
देखो यहाँ पर ये सीएल माइनस लिखने की जरूरत नहीं, सीएल माइनस को हटा देना, ठीक है। बाकी लास्ट में वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर पूरा नोट्स बना लेना। थैंक यू।